दोस्तों यह पार्ट वहीं से शुरू होता है जहां पर वह कैमरामैन कहने लग जाता है कि प्रोड्यूसर यहां पर चीज़ें ख़राब होती जा रही है, हमें सेफ्टी स्टाफ को बुलाना होगा। जिसे सुनने के बाद वह प्रोड्यूसर कहने लग जाता है कि नहीं, तुम वहीं पर खड़े रहना और जैसी फाइट चल रही है उसे चलते रहना, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। जिसे सुनने के बाद वह कैमरामैन हैरान हो जाता है। फिर इसके बाद हमें उस प्रोड्यूसर की बातें सुनाई जाती है जहाँ पर वह उस मास्टर से बातें कर रहा होता है और उससे कहने लग जाता है कि सर एक बात है जो मैं आपसे बहुत देर से जानना चाहता था। मैं हालांकि इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन आपने हमारी कंपनी को ही क्यों चुना जबकि आपके पीछे तो ह्यूनसुंग ग्रुप का हाथ है और दोस्तों यह गेंगली की कंपनी होती है। जिसे सुनने के बाद वह मास्टर कहने लग जाता है कि मैंने आपको आपके शो की वजह से नहीं चुना, बल्कि मुझे एक ऐसे बंदे की ज़रूरत थी जो फाइट को बिना रुके चलने दे सकता है। मेरा मतलब है कि फाइट की बिना परवाह किए उसे एंड तक रहने दे सकता है। मुझे आप जैसे बंदों की ज़रूरत थी, एक ऐसे फादर की जिसके बेटे को एक बदमाशों ने मार दिया। मुझे आप जैसे बंदे की ज़रूरत थी। जिसे सुनने के बाद वह प्रोड्यूसर थोड़ा सा शांत हो जाता है और वह मास्टर कहने लग जाता है कि हानल को इस फाइट के अंदर बहुत ही ज़्यादा पीटा और मारा भी जा सकता है, लेकिन आपको बिना फाइट की परवाह किए उसे एंड तक चलने देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस फाइट को एंड तक रहने देना सर, प्लीज़ मैं आपके सामने रिक्वेस्ट करता हूँ। जिसे सुनने के बाद वह प्रोड्यूसर हाँ कहता है और वह अपने कैमरामैन से कहने लग जाता है कि इस फाइट के अंदर जो भी होता है उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, बस तुम इस फाइट को रुकने मत देना, चाहे कुछ भी हो जाए। जिसे सुनने के बाद वह कैमरामैन कहने लग जाता है कि सर मैं आपकी बात को समझ गया, लेकिन तब तक यह पब्लिक मुझे गाली देने वाली है। और हम देखते हैं कि हानु अचानक से वहां से एक कुर्सी को उठाता है और कांग डेचुन के मुंह पर दे मारता है, जिसकी वजह से कांग डेचुन पीछे हट जाता है और हानु को खड़े होने का मौका मिल जाता है। जिसे देखने के बाद कांग डेचुन कहने लग जाता है कि लगता है कि मैंने तुम्हें ज़्यादा खेलने का मौका दे दिया, अब इस खेल को ख़त्म करने का वक्त आ चुका है। और वह दोबारा से हानु की गर्दन को पकड़ता है और उसे हवा में उठा देता है और कहने लग जाता है कि चलो इस दुनिया को दिखाते हैं कि एक लूजर जब भी हारता है तो वह दोबारा कभी भी खड़ा नहीं हो सकता। और हम देखते हैं कि वह हानु को लगातार पीटे ही जा रहा होता है। जिसे देखने के बाद वह कैमरामैन भी हैरान हो जाता है। फिर इसके बाद हमें लिहारू को दिखाया जाता है जो कहने लग जाती है कि हमें अंकल को ढूंढने की ज़रूरत है, मुझे लगता है कि अंकल के साथ ज़रूर से कुछ हुआ होगा। और हम देखते हैं कि अचानक से ताई से कुछ देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह क्या है। और हम देखते हैं कि ज़मीन पर बहुत सारा खून बिखरा पड़ा हुआ होता है। जिसे देखने के बाद ताई से कहने लग जाता है कि यहाँ पर इतना सारा खून कहाँ से आ गया। जिसे देखने के बाद लिहारू भी घबरा जाती है और हम देखते हैं कि ताई से बड़ी तेज़ी के साथ वॉशरूम की तरफ भागने लग जाता है और कहने लग जाता है कि यह सारा का सारा खून वॉशरूम की तरफ से आ रहा है। और हम देखते हैं कि जैसे ही वह वॉशरूम की तरफ जाता है वह हैरान हो जाता है। जिसे देखने के बाद गेंगली कहने लग जाता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या कुछ हुआ है। और हम देखते हैं कि ताई से कहने लग जाता है कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। जिसे सुनने के बाद लिहारू कहने लग जाती है कि ज़रूर से अंकल के साथ कुछ हुआ है, मेरे अंकल कहाँ पर गए। और हम देखते हैं कि वे थोड़ी सी रोने लग जाती है और ताई से कहने लग जाता है कि ज़रा वहाँ पर देखो, मुझे लगता है कि वहाँ से कोई ज़रूर से गया होगा। जिसे सुनने के बाद लिहारू कहने लग जाती है कि ये अंकल होंगे। और हम देखते हैं कि जैसे ही वे उस दीवार के पार देखती है वह थोड़ी सी हैरान हो जाती है और हम देखते हैं कि उस दीवार के पार कुछ भी नहीं होता। जिसे देखने के बाद ताई से कहने लग जाता है कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, बस खून ही खून फैला हुआ है। जिसे देखने के बाद लिहारू ज़मीन पर गिर जाती है और कहने लग जाती है कि उन लोगों ने यह सब साफ कर दिया और वह लोग अंकल को ले गए। मुझे लगता है कि हमने यहाँ आने में बहुत ही ज़्यादा देर कर दी है। जिसे सुनने के बाद ताई से कहने लग जाता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर तुम्हारे अंकल की बात हो रही है जो कि एक मार्शल आर्ट फाइटर है, हमें उसे मार्शल आर्ट हॉल में जाकर देखना चाहिए। और हम देखते हैं कि ताई से बड़ी ही तेज़ी के साथ मार्शल आर्ट हॉल में उसे देखने के लिए जा रहा होता है, लेकिन जैसे ही वह खिड़की से झाँक कर देखता है वह उसे देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है और कहने लग जाता है कि यह क्या है। जिसे सुनने के बाद लिहारू कहने लग जाती है कि क्या हुआ। जिसे सुनने के बाद ताई से कहने लग जाता है कि हड्डियाँ, यहाँ पर तो बहुत सारी खून से लथपथ टूटी फूटी हड्डियाँ हैं। जिसे सुनने के बाद लिहारू भी उन हड्डियों को देखने लग जाती है और कहने लग जाती है कि यह तो। जिसे सुनने के बाद ताई से कहने लग जाता है कि यह तो, क्या तुम इसके बारे में कुछ जानती हो। जिसे सुनने के बाद गेंगली चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि है दोस्तों जरा लाइव स्ट्रीम को देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, लगता है कि हम बहुत बड़ी परेशानी में हैं। जिसे सुनने के बाद ताइसिक हैरान हो जाता है और गेंगली बताने लग जाता है कि इस फाइट को देखने से ऐसा लगता है कि जैसे हानुल को मारा जा रहा है। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ कांग डेचुन हानुल के ऊपर लगातार मुक्के पर मुक्के मारे ही जा रहा होता है, जिसकी वजह से हानुल की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और कांग डेचुन कहने लग जाता है कि मेरा अभी ख़त्म नहीं हुआ यू फकर, अभी तो तुम मेरे हाथों से बहुत पिटने वाला है, तू एक लूज़र है और लूज़र
पीटता ही रहेगा। और हम देखते हैं कि कांग डेचुन उसे एक जोरदार मुक्का दे मारता है, जिसकी वजह से हानुल की मरने जैसी हालत हो जाती है, जिसे देखने के बाद वह सारे के सारे बंदे बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और कांग डेचुन हानुल के पास आता है और उससे कहने लग जाता है कि ज़रा अपने आप को देखो, इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और वह कैमरामैन की तरफ देखते हुए कहने लग जाता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, क्योंकि मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं है। तुमने मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है, जिसके लिए तो तुम्हें मर जाना चाहिए। लेकिन अब तुम्हारी हालत को देखने से ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हें मुझे छोड़कर जाना ही होगा। मेरा मतलब है कि मैं तुम्हारी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर दूंगा। जिसे सुनने के बाद वह कैमरामैन कहने लग जाता है कि सर, यहाँ पर हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, क्या हमें इस मैच को रोक देना चाहिए? जिसे सुनने के बाद वह प्रोड्यूसर कहने लग जाता है कि नहीं, हम इस मैच को नहीं रोक सकते, हमें इस मैच को जारी रखना होगा, भला हम एक बदमाश को फाइट जीतते हुए कैसे देख सकते हैं। जिसे सुनने के बाद वह कैमरामैन भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। और कांग डेचुन कहने लग जाता है कि जिस तरह मैंने तुम्हारे दोस्त के पैर को तोड़ा था, उसी तरह मैं तुम्हारे हाथ को भी तोड़ूंगा, लेकिन ये श्योर करूंगा कि तुम इसे कभी भी इस्तेमाल ना कर पाओ। और हम देखते हैं कि वह हानुल के ऊपर एक जोरदार लात चला देता है, जिसे देखने के बाद वह कैमरामैन भी हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि कांग डेचुन हानुल को एक हाथ तोड़ देता है, जिसकी वजह से हानुल जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। जिसे देखने के बाद कांग डेचुन कहने लग जाता है कि क्या तुम्हें अब बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है? वैसे भी तुम्हें मुझसे पहले ही हार मान लेनी चाहिए थी। शायद तुम्हें अब पता चल गया होगा कि एक लूजर चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, वे एक लूजर का लूजर ही रहता है। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, हालांकि ये बिल्कुल भी फरी नहीं है और मुझे नहीं पता कि तुम इसकी परवाह करते हो या फिर नहीं। जब मैं इस मैच को जीत जाऊँगा तो सारी की सारी दुनिया मुझसे हाथ मिलाने के लिए लाइन में लगी होगी, भले ही मैंने तुम्हारा एक हाथ तोड़ दिया हो इसके बावजूद भी। और वह मुस्कुराने लग जाता है, जिसे देखने के बाद वह सारे के सारे बंदे रोने लग जाते हैं जो कि लाइव स्ट्रीम को देख रहे होते हैं। और वह प्रोड्यूसर कहने लग जाता है कि अब इस फाइट को जीतना इम्पॉसिबल हो चुका है, हम इस फाइट को नहीं जीत सकते, यहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका है। और वह प्रोड्यूसर भी जोर जोर से रोने लग जाता है, जिसे सुनने के बाद वह कैमरामैन कहने लग जाता है कि सर, मैं आपकी बात को समझ गया। और हम देखते हैं कि उस कैमरामैन के पीछे दो आदमी आ चुके होते हैं और वह भी हानुल के मैच को देख रहे होते हैं। जिसे देखने के बाद वह कैमरामैन कहने लग जाता है कि ये उसके आखिरी वर्ड थे। लेकिन अचानक से वह कैमरामैन हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे किसी की आवाज़ आई हुई होती है। और वह कैमरामैन उन दोनों बंदों को वहीं पर रोक देता है और कहने लग जाता है कि एक सेकंड रुको जरा। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ हानुल कांग डेचुन से कहने लग जाता है कि मेरा एक ही हाथ ही। जिसे सुनने के बाद कांग डेचुन कहने लग जाता है कि क्या कहा लूजर, मैंने सुना नहीं। जिसे सुनने के बाद हानुल कहने लग जाता है कि मेरा एक ही हाथ ही। जिसे सुनने के बाद कांग डेचुन कहने लग जाता है कि मैंने सुना नहीं। और अचानक से हानुल चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि मेरा एक ही हाथ ही काफ़ी है फकिंग लूजर तुझे हराने के लिए। और हम देखते हैं कि हानुल एक जोरदार चोक कांग डेचुन के कंधे पर दे मारता है, जिसकी वजह से कांग डेचुन की चीख निकल जाती है और उसकी हालत ख़राब होने की वजह से वह हानुल से दूर हो जाता है। जिसे देखने के बाद वह कैमरामैन भी हैरान हो जाता है और गैंगली खुश होते हुए कहने लग जाता है कि शायद इसी वजह से जिम के अंदर वह हड्डियाँ पड़ी थी। जिसे सुनने के बाद ताइसी को कुछ समझ नहीं आता और वह कहने लग जाता है कि क्या हुआ। जिसे सुनने के बाद गैंगली बताने लग जाता है कि हमारे मास्टर ने हमें हड्डियाँ तोड़ने के बारे में कुछ टेक्निक सिखाई थी और ये वही टेक्निक है, लेकिन ताइसी को अभी भी कुछ समझ नहीं आता। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ हानुल दोबारा से कांग डेचुन के ऊपर एक और चोक मार रहा होता है और कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। जिसे देखने के बाद कांग डेचुन हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि हानुल एक जोरदार चोक कांग डेचुन के कंधे पर दे मारता है, जिसकी वजह से उसके कंधे की हड्डी पूरी तरीके से टूट जाती है और कांग डेचुन जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। और हम देखते हैं कि उसका ब्लड भी हवा में उड़ रहा होता है और हम देखते हैं कि हानुल वहाँ पर खड़ा हो जाता है और कहने लग जाता है कि बास्टर, मैं तुम्हें पूरी तरीके से ख़त्म कर दूंगा, मैं तुम्हारी पूरी हड्डियों को तोड़ कर रख दूंगा, यह अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, तुम मेरे हाथों से मरने वाला है। और वह पागलों की तरह हंसने लग जाता है और हम देखते हैं कि वे एक जोरदार लात से कांग डेचुन की पैर की हड्डी को भी तोड़ डालता है, जिसकी वजह से कांग डेचुन जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है और हानुल कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारी हड्डियों को तब तक तोड़ूंगा तब तक तू ख़त्म नहीं हो जाता। जिसे सुनने के बाद कांग डेचुन जोर से चिल्लाता है कि रुको, प्लीज़ रुक जाओ, मुझे छोड़ दो। जिसे सुनने के बाद हानुल वहीं पर रुक जाता है और कांग डेचुन कहने लग जाता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो। जिसे सुनने के बाद हानुल शांत हो जाता है और कहने लग जाता है कि अगर तुझे मुझसे माफ़ी मांगनी है तो उन लोगों से मांग जिन लोगों को तूने बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है और उनकी पूरी लाइफ ख़राब कर दी है, तुम्हें मेरे दोस्तों से माफ़ी मांगनी होगी। और हम देखते हैं कि सेहुन और वह सारे बंदे भी इस मैच को देख रहे होते हैं। जिसे सुनने के बाद कांग डेचुन कहने लग जाता है कि यह क्या बकवास है, मैं ऐसा नहीं करूँगा। और हम देखते हैं
कि वह कैमरामैन की तरफ देखने लग जाता है और कहने लग जाता है कि है बास्टर, तू वहाँ पर क्या कर रहा है, मुझे बचाने के लिए आ। लेकिन हम देखते हैं कि वह कैमरामैन अपनी नज़र दूसरी तरफ फेर लेता है, जिसे देखने के बाद कांगड़ेचुन चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि है मदरफकर, तू क्या कर रहा है, जल्दी से मुझे बचाने के लिए आ। और हम देखते हैं कि हान एक जोरदार लात मारते हुए कहने लग जाता है कि यू बास्टर, आज तो तू मेरे हाथों से मरने वाला है। और हम देखते हैं कि वह कांगड़ेचुन के ऊपर एक जोरदार किक मार देता है और कांगड़ेचुन चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम सबसे माफ़ी मांगता हूँ। जिसे सुनने के बाद वह सारे के सारे बंदे पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं और सेहुन भी हैरान हो चुकी होती है उसे माफ़ी मांगता हुआ देखकर। और हम देखते हैं कि हान भी यह सब सुनने के बाद रोने लग जाता है, जिसे देखने के बाद कांगड़ेचुन कहने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। जिसे सुनने के बाद हान कहने लग जाता है कि नहीं, अब बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी है, तुमने माफ़ी मांगने में बहुत ज़्यादा देर कर दी। और वह एक डेविल की तरह हंसने लग जाता है और हम देखते हैं कि वह दोबारा से एक जोरदार मुक्का मारते हुए कहने लग जाता है कि बास्टर्ड, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा, तू आज मेरे हाथों से सचमुच मारे जाने वाला है। जिसे सुनने के बाद कांगड़ेचुन चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि मैं ट्रेस हूँ, मैं कचरा हूँ, मैं एक लूजर से हारते हुए अपने आप को नहीं दे सकता, प्लीज़ मुझे जाने दो। जिसे सुनने के बाद हान वहीं पर रुक जाता है और कहने लग जाता है कि क्या कहा तुमने। जिसे सुनने के बाद कांगड़ेचुन हैरान हो जाता है और हान चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि तू एक कचरा नहीं बल्कि एक कचरे से भी गया गुजरा है, तू तो सचमुच मेरे हाथों से मारे जाएगा। जिसे सुनने के बाद कांगड़ेचुन पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और हानुल उसकी बहुत ही ज़्यादा पिटाई करता है। फिर इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद के सीन को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि एक एम्बुलेंस हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी हुई होती है और हम देखते हैं कि उसके अंदर से हानुल बाहर निकलता है, लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा शांत होता है। लेकिन अचानक से हानुल को किसी की आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि यह ली हारू होती है जो हानुल से ले पड़ जाती है। जिसे देखने के बाद हानुल बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि लिहारू, तुम्हें क्या हुआ, क्या कुछ गलत हुआ है हारू। जिसे सुनने के बाद लिहारू कहने लग जाते हैं कि अंकल हमें नहीं मिले। जिसे सुनने के बाद हानुल थोड़ा सा हैरान हो जाता है और अचानक से उन्हें आवाज़ आती है कि वह हॉस्पिटल के अंदर है और हम देखते हैं कि यह ताइसिक होता है जो कहने लग जाता है कि मास्टर यहीं पर मौजूद है। जिसे सुनने के बाद वह दोनों को दोनों हैरान हो जाते हैं और हम देखते हैं कि वह बड़ी तेज़ी के साथ उस मास्टर के कमरे की तरफ भाग रहे होते हैं और ताइसिक कहने लग जाता है कि वह कमरा वहाँ पर है। और हम देखते हैं कि जैसे ही वह उस कमरे के पास पहुँचते हैं हम देखते हैं कि उस मास्टर के शरीर को सफ़ेद कपड़े से ढका रखा होता है। और यह सब देखने के बाद लिहारू काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वह ज़मीन पर गिर जाती है, लेकिन अचानक से उसे किसी की आवाज़ आती है और कहने लग जाती है कि है भगवान, इसने तो दोबारा से यह सब कर लिया। और हम देखते हैं कि ये नर्स होती है जो कहने लग जाती है कि है मिस्टर, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप ऐसा दोबारा मत करें। और हम देखते हैं कि अचानक से वह मास्टर उस सफ़ेद कपड़े को अपने चेहरे से हटा देता है, जिसे देखने के बाद लिहारू थोड़ी सी हैरान हो जाती है। और हम देखते हैं कि वह मास्टर जिंदा होता है और कहने लग जाता है कि मैं बस उजाले से बचने के लिए ऐसा कर रहा था। और हम देखते हैं कि अचानक से लिहारू अपने अंकल से लिपट जाती है और कहने लग जाती है कि अंकल क्या आप ठीक है, मुझे माफ़ कर देना अंकल। और हम देखते हैं कि ताइसिक भी कहने लग जाता है कि इतना सारा खून देखने के बाद मुझे लगा कि आपको कुछ हो गया है, लेकिन आप तो सचमुच ठीक हैं। जिसे सुनने के बाद वह मास्टर कहने लग जाता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे ऊपर से हट जाओ तो। जिसे सुनने के बाद लिहारू कहने लग जाते हैं कि मुझे लगा था कि आपको कुछ हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है अंकल। जिसे सुनने के बाद वह मास्टर कहने लग जाता है कि मैं वहाँ पर सचमुच मर चुका होता अगर तुम्हारी वह दोस्त मुझे बचाने के लिए टाइम पर नहीं पहुँचती। जिसे सुनने के बाद लिहारू हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि क्या दोस्त। जिसे सुनने के बाद वह मास्टर कहने लग जाता है कि हाँ तुम्हारी पुरानी दोस्त जो कि टेस्ट पर तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो, हानुल जाओ तुम्हारा वह इंतज़ार कर रही है। जिसे सुनने के बाद हानुल बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हानुल टेस्ट पर सीढ़ियों की मदद से जा रहा होता है और कहने लग जाता है कि क्या मुझे सेहुन से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्या वह सचमुच मुझे माफ़ कर देगी, मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है, इसके बावजूद भी क्या मुझे उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और हम देखते हैं कि जैसे ही हानुल सामने की तरफ देखता है वह कुछ देखकर हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि गैंगली और सेहुन बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। जिसे देखने के बाद हानुल थोड़ा सा उदास हो जाता है और वहाँ से जाने लग जाता है, लेकिन पीछे से सेहुन आवाज़ देती है कि हानुल मैं तुम्हें तुम्हारी गलतियों के लिए माफ़ करती हूँ। जिसे सुनने के बाद हानुल वहीं पर रुक जाता है और सेहुन कहने लग जाते हैं कि तुमने कांगड़ेचुन से मेरे लिए माफ़ी मंगवाई, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब तुम्हें मेरी ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे
इतना ईमानदार दोस्त मिला है जो मेरे लिए दुनिया से लड़ सकता है। मैं तो इस दुनिया के अंदर मरना चाहती थी, लेकिन तुम थे जिसने मुझे जिंदा रखा है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे दोबारा से जिंदा करने के लिए। जिसे सुनने के बाद हानुल रोने लग जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हम देखते हैं कि वह ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ली हारू और ताइसिक जा रहे होते हैं और अचानक से उन्हें कोई आवाज़ देता है और हम देखते हैं कि यह हानुल होता है जो कहने लग जाता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। जिसे सुनने के बाद ली हारू कहने लग जाती है कि क्या तुम सचमुच यहाँ से जाना चाहते हो। जिसे सुनने के बाद हानुल कोई भी जवाब नहीं देता और ली हारू कहने लग जाती है कि यहाँ तुम्हारी वजह से कोई भी दुखी नहीं है, फिर तुम यहाँ पर क्यों जाना चाहते हो। और वैसे भी तुम्हारी वजह से सेहुन और मास्टर के चेहरे पर मुस्कान आई है, फिर भी तुम्हें उन्हें छोड़कर जाना चाहते हो। क्या तुम उन्हें दोबारा से उदास करना चाहते हो। जिसे सुनने के बाद हानुल कहने लग जाता है कि सिर्फ यही वजह नहीं है, मैं अपनी माँ के पास जाना चाहता हूँ। पहले मुझे लगता था कि मेरी माँ मेरी वजह से मारी गई है, जिसकी वजह से मैं हमेशा लोगों से भागता रहा। मुझे लगता था कि अगर मेरी माँ मुझे इस हालत में देखेगी तो वह बहुत ही ज़्यादा दुखी होगी, जिसकी वजह से मैंने यह सब किया। लेकिन मैं गलत था, मैं उन लोगों से भी भागता रहा जो लोग मुझे प्यार करते थे, जिसकी वजह से मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ और उन लोगों के पास जाना चाहता हूँ जिनसे मैं प्यार करता था और उनकी सेवा करना चाहता हूँ। चाहे लोग कुछ भी कहे, मुझे इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बस उनके पास जाना चाहता हूँ और अपनी माँ की मदद करना चाहता हूँ। जिसे सुनने के बाद ली हारू हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि क्या तुम सचमुच जाओगे। जिसे सुनने के बाद हानुल मुस्कुराते हुए कहने लग जाता है कि पहले तो मैं अपने माँ के घर जाऊँगा जहाँ पर हम रहा करते थे, फिर उसके बाद मैं उनकी कब्र पर जाऊँगा और उनकी देखभाल करूँगा। मैं वह सब कुछ पाना चाहता हूँ जो मैंने बचपन में खो दिया था। जिसे सुनने के बाद ली हारू कहने लग जाती है कि तुम्हारे जाने की वजह से मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। जिसे सुनने के बाद हानुल उसके हाथ में एक कागज़ थमा देता है। जिसे देखने के बाद ली हारू कहने लग जाती है कि यह क्या है। जिसे सुनने के बाद हानुल कहने लग जाता है कि यह मेरा घर का पता है। जिसे सुनने के बाद ली हारू थोड़ी सी हैरान हो जाती है और हानुल कहने लग जाता है कि जब चाहे तुम मेरे घर पर आ सकती हो, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। जिसे सुनने के बाद ली हारू थोड़ी सी शांत हो जाती है और अचानक से मुस्कुराते हुए कहने लग जाती है कि मैं ज़रूर से आऊँगी, मैं तुमसे वादा करती हूँ। और हम देखते हैं कि अचानक से उन दोनों को किसी की आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि यह मास्टर होता है जो कहने लग जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या तुम इसके माँ के घर जा रही हो, तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। जिसे सुनने के बाद ली हारू कहने लग जाती है कि नहीं अंकल, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसे सुनने के बाद हानुल कहने लग जाता है कि हाँ मास्टर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। जिसे सुनने के बाद वह मास्टर कहने लग जाता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, तुम कहीं पर भी नहीं जा सकते। जिसे सुनने के बाद हानुल थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वह मास्टर कहने लग जाता है कि तुम्हें अब भी याद है ना, मैंने तुमसे वह कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसकी वजह से तुम्हें मेरे हर ऑर्डर को मानना होगा और कम से कम तुम्हें उन बच्चों को तो सिखाना होगा जो यहाँ पर तुम्हारी वजह से आए हैं। जिसे सुनने के बाद हानुल हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि मास्टर आप क्या कह रहे हैं। जिसे सुनने के बाद वह मास्टर कहने लग जाता है कि ज़रा बाहर देखो, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मार्शल आर्ट सीखने के लिए आए हैं, क्योंकि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ तो तुम ही ये सब सॉल्व करोगे। जिसे सुनने के बाद हानुल हैरान हो जाता है और वह सब बच्चे कह रहे होते हैं प्लीज़ हमें सिखाओ मास्टर, प्लीज़ हमें सिखाओ। जिसे सुनने के बाद वह मास्टर कहने लग जाता है कि हाँ मैं तुम्हें ज़रूर सिखाऊंगा, लेकिन फाइटिंग सीखने के बाद उसका 80% हिस्सा मेरा होगा। जिसे सुनने के बाद ऐसे कहने लग जाता है कि मास्टर आपकी बात मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती। जिसे सुनने के बाद ली हारू उसे रोकती है और कहने लग जाती है कि अंकल प्लीज़ रुक जाओ। और दोस्तों इसी के साथ ही यह मानवा भी एंड हो जाता है। दोस्तों आपको यह मानवा कैसा लगा और अगला कौन सा मानवा लाना चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता अगली वीडियो में, धन्यवाद।